तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल की नई वीडियो में। आज हम नया एपिसोड लाए हैं रिबॉर्न डेमन टू ह्यूमनो के, तो आप लोग इसको सुनिए और अपना प्यार दीजिए। 31 जंगल में छठा दिन। अंश जंगल में आगे बढ़ रहा था। वो अब बहुत थका सा लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से किसने खून निकाल लिया हो। उसके ऐसा लगने की एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि वह जो खाने पीने का सामान अपने साथ लाया था वो अब खत्म हो चुका था। लगता है मैं इसी जंगल में मर जाऊंगा। पिताजी सही कहते थे, ये जंगल काफी खतरनाक है, अंश ने उड़ीसा भारी आवाज में कहा। इस समय उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था। ये जंगल तो बहुत बड़ा है। इस जंगल को पार करते करते मुझे 5 दिन हो गए हैं और इस जंगल को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। रात होने वाली है, मुझे जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। इतना कहकर अंश जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलते चलते अंश रुका। ये जगह ठीक है, उसने सामने देखते हुए कहा। सामने एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ की दलिया भी काफी मोटी और बड़ी दिख रही थी। मुझे इस पेड़ पर चढ़कर रात गूंजने का इंतजार करना चाहिए। इस जंगल में काफी खतरनाक जानवर मालूम होते हैं। ये पेड़ अभी मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, अंश ने उस पेड़ को देखकर कहा। अंश उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर चढ़ने में कोई परेशानी भी नहीं हुई। वैसे भी वह एक गांव में रहने वाला लड़का था। ये सब उसके लिए कोई मुश्किल का कम नहीं था। पेड़ पर चढ़ने के बाद अंश एक डाल जो काफी मोटी थी उस पर लेट गया। तभी उसके पेट से एक आवाज निकली। अंश ने अपना पेट पकड़ लिया। मुझे भूख लगी है, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं तो किसी जानवर का शिकार भी नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो शायद मैं ही मारा जाऊं, आह भरते हुए अंश ने कहा और अपनी आंखें बंद करी। योजक चिन्ह। अगली सुबह छठा दिन। जंगल की सांसें उस सुबह कुछ और ही कह रही थी। हवाओं में सरसराहट नहीं बल्कि चेतावनी थी। अंश के पैर छाले से भरे हुए थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। भूख, प्यास और थकावट उसके शरीर को तोड़ रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी वह एक ही चित्र घूम रहा था, अपनी बहन मिया का चेहरा, जिसे नारासुर उठा ले गया था। पर तभी एक अजीब सी गुर्राहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। ये कैसी आवाजें हैं, अंश ने डरते हुए कहा। इस समय उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। तभी उसने सामने देखा तो जैसे उसे कोई साफ सुन गया हो। उसने देखा झाड़ियों के पीछे से 8 भेड़िए निकल आए थे, आंखों में भूख, दांतों में प्यास और चाल में शिकारी क्रूरता। अंश एक पल को कांप गया। उसने एक टूटी हुई लकड़ी उठाई और अपने आप को थोड़ा संभाला और पत्थर खोजने लगा, पर उसके भीतर हिम्मत की जगह बेबसी थी। उसने अपने जले हुए हाथ पर नजर डाली। नील पत्थर की शक्ति अब नहीं थी, सिर्फ वह था और मौत। लगता है यही मेरा अंत है, मैं किसी को बचा नहीं पाया, मियाँ मुझे माफ कर देना। इतना कहकर उसने भेड़ियों की ओर देखा। भेड़िए दांत दिखाते हुए घेरा कसने लगे। हट जाओ, अंश ने पत्थर फेंकते हुए चिल्लाया, पर भेड़ियों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, जैसे शिकारी अपने शिकार की आखिरी तड़प पर हंसता है। तभी हवा जैसे जम सी गई। एक चुपचाप सी पदचाप, एक हल्की सी झनकार। झाड़ियों के पार से एक लड़की निकली। उसके नीले कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें वे झील जैसी थीं, इतनी गहरी कि कोई लड़का उसे देखकर ही अपनी जान कुर्बान करने से भी नहीं कतराए। उस चेहरा बर्फ सा सुंदर था और उसके ओंठ जैसे गुलाब की पंखड़ियों से बनाए गए हो। उसने भेड़ियों की ओर देखा, एक शब्द भी बिना कहे, और भेड़िए जिनकी आंखों में अभी क्रोध और भूख थी, वे धीरे धीरे पीछे कांपते हुए पीछे हटने लगे और कुछ ही पल में जंगल में विलीन हो गए। अंश चौंक गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में कोई घमंड नहीं था, बस रहस्य था। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इतना काफी है। अंश कुछ पल चुप रहा और उसकी आंखों में देखता रहा। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उससे याद आया कि उस लड़की को देखने भर से भेड़िए दुम दबाकर भाग गए। उनसे अपनी निगाहें हटाते हुए कहा, मुझे माफ करना, पर मैं बस डर गया था। तभी 4 और लोग वहां पहुंचे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। सभी नीले वस्त्रों में थे और उनके गले में एक चांदी की आकृति लटक रही थी, किसी पक्षी जैसी। आयरा, उनमें से एक लड़का बोला, क्या तुम ठीक हो? लड़की, जिसका नाम आयरा था, ने सिर हिलाया। ठीक हूं, उसने कहा। फिर अंश की ओर इशारा किया। ये लड़का जंगल में अकेला था, भेड़ियों के बीच फंसा हुआ। एक दूसरी लड़की, जो गुस्सैल लग रही थी, बोली, इसकी आंखों में अजीब चमक है, लेकिन ये कौन है? पता नहीं, आयरा बोली, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अंश ने चौंकते हुए कहा, मैं अंश हूं, मैं इस जंगल के उस पार के गांव से आया हूं। उसने अपनी उंगली से अपने गांव की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं किसी ऐसी जगह को ढूंढ रहा हूं जहां शक्तियों के बारे में सिखाया जाता हो। लंबे बालों वाला एक लड़का आगे बढ़ा, उसकी आंखें संदेह से भरी थीं।
तो तुम ये कह रहे हो कि जंगल के उस पार कोई गांव है, लेकिन मैंने तो आज तक किसी ऐसे गांव के बारे में नहीं सुना है, उस लड़के ने अंश की ओर देखकर कहा। उसकी आंखें में संदेह से अंश को देख रही थी। वह लड़का आयरा की ओर मुड़ा और कहा, हमें नहीं पता ये कौन है, कहीं ये जासूस तो नहीं। जब अंश ने उस लड़के की बात सुनी, अंश को गुस्सा आया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस जान बचा रहा था। आयरा ने सबको शांत किया। चुप हो जाओ, देखो इसकी हालत, ये घायल है, थका हुआ है, भूखा है, और सबसे बड़ी बात ये डरा हुआ है। फिर उसने अंश से पूछा, तुम्हारा नाम अंश है ना? क्या तुम्हारे परिवार में कोई जादू जानता था? अंश ने सिर झटकते हुए कहा, नहीं, मेरे परिवार में किसी को जादू नहीं आता है, लेकिन मैं जादू सीखना चाहता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि तुम जादू कर सकते हो और मैं उनके कहने पर यहाँ आया हूँ। अंश ने नील पत्थर की बात छुपा ली थी, उसे यह बताना ठीक नहीं लगा। आयरा ने चौंककर उसकी तरफ देखा। तो तुम्हारे गांव में को मैजिक एकेडमी नहीं है या छोटा मोटा स्कूल तो होना ही चाहिए। अंश ने नामे सर हिलाकर कहा, मेरे गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है, वह एक छोटा गांव है। जंगल की हवा अब भी भारी थी, पर माहौल में एक नई ऊर्जा बह रही थी। अंश अब भी जमीन पर बैठा था, थका हुआ, घायल और भूखा, पर उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, उत्सुकता की। उसकी निगाहें उस लड़की पर टिकी थीं जिसने कुछ मिनट पहले उसकी जान बचाई थी। वह लड़की आयरा। आयरा ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और धीरे धीरे अपने गले में लटकते चांदी के हार को बाहर निकाला। हार में लटका था एक सुंदर किंतु रहस्यमयी आकृति, एक पक्षी जो पंख फैलाए उड़ान की मुद्रा में था। वह प्रतीक मानो कुछ कह रहा था। मैं एक शिकार दल की सदस्य हूं, आयरा ने कहा। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन साथ ही ठहराव भी। हम लोग जंगल के भीतर छिपे खतरों से लोगों की रक्षा करते हैं और साथ ही कुछ खास चीजों की खोज भी करते हैं। अंश ने हैरानी से उसका प्रतीक देखा। ये निशान किसका है? ये नेजरा एकेडमी का प्रतीक है, आयरा ने जवाब दिया। वहीं से मैंने जादू, शिकार, लड़ाई और अस्त्र विद्या सीखी है। अंश का दिल जोरों से धड़कने लगा। नेजरा एकेडमी, उसने धीमे से दोहराया। हाँ, आयरा ने सिर हिलाया। ये जंगल के उस पार एक छुपे हुए द्वीप पर स्थित है। वहां हर साल सैकड़ों बच्चे आते हैं, कुछ अपने परिवार की विरासत निभाने और कुछ अपने आप को ताकतवर बनाने, ताकि वह लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। अंश के मन में मिया का चेहरा कौंध गया। उसकी बहन, जो अब नारासुर के कब्जे में थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या वहां मुझे सिखाया जाएगा कि मैं जादू कर सकूं, ताकतवर बन सकूं? इतना कहकर अंश ने मन में सोचा, ताकि मैं अपने लोगों को बचा सकूं। आयरा कुछ देर चुप रही, फिर उसने अंश की आंखों में झांका, जैसे किसी गहरे सच की तलाश कर रही हो। तुम में कुछ है अंश, उसने कहा। वो जो भेड़ियों ने तुम्हें देखा और पीछे हट गए, वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं था। कुछ तो तुम्हारे अंदर भी है जो उन्हें डरा गया। अंश कुछ नहीं बोला। वह अब भी नील पत्थर की बात छुपाए हुए था, लेकिन उसके मन में हलचल बढ़ती जा रही थी। पीछे खड़े बाकी साथियों ने आपस में कुछ फुसफुसाया। वही लंबा लड़का जिसने पहले उसे संदेह से देखा था, अब भी सहज नहीं दिख रहा था। क्या तुम उसे एकेडमी ले जाओगी? उसने पूछा। हाँ, आयरा ने दृढ़ता से कहा। वो तैयार है। तारांकन। आयरा ने अंश को एक जलधारा के पास ले जाकर उसे पानी पिलाया और कुछ जड़ी बूटियों से उसका इलाज भी किया। बाकी सदस्य चारों ओर चौकसी में लगे रहे। कुछ देर बाद जब अंश थोड़ा संभला तो वे सब एक पगडंडी की ओर चलने लगे, जो जंगल के भीतर और गहराई में जा रही थी। रास्ते में आयरा ने धीरे धीरे अंश को और बातें बताईं। नेजरा एकेडमी कोई सामान्य जगह नहीं है, उसने कहा। यहाँ तुम्हारे जैसे लोग आते हैं जो अपने आप को ताकतवर बनना चाहते हैं। वहां जाकर तुम सिर्फ जादू नहीं सीखोगे, तुम खुद को भी ताकतवर बना सकोगे, मन से और तन से। क्या मैं वहां ऐसे ही जा सकता हूं? अंश ने धीरे से पूछा। शायद, आयरा मुस्कुराई। उसने मन में कहा, तुम्हारे अंदर कोई अनोखी शक्ति है, वह लोग तुम्हें जरूर एकेडमी में शामिल कर लेंगे। नहीं, तुम इसे नहीं जा पाओगे, तुम्हें पहले एक टेस्ट देना होगा, आयरा ने अंश से कहा। अंश ने चुपचाप सिर हिलाया। रास्ते में उन्होंने कई अजीब चीजें देखीं, नीले पत्तों वाले पेड़, उल्टे बहते झरने, और एक जगह तो जमीन पर खुद ही प्रकाश फूट रहा था। आयरा ने बताया कि यह रास्ता नेजरा एकेडमी का गुप्त मार्ग है और सिर्फ वही लोग इसे देख सकते हैं जिनके भीतर जादू के चक्र खुल चुके हों। तुम इसे देख पा रहे हो, इसका मतलब है तुम तैयार हो, आयरा ने कहा। अंश की आंखें उस समय चमक उठीं। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे वह किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल चुका है, जैसे उसका भाग्य खुद उससे मिलने चला आया हो। तारांकन। अगली सुबह जब वे नेजरा एकेडमी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो अंश को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो।
एक विशाल द्वार उनके सामने था, नीले पत्थरों से बना हुआ, और उस पर जटिल आकृतियां उकेरी गई थीं। जैसे ही आयरा ने अपनी चांदी की मुहर वहां लगाई, द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर से एक हल्का नीला प्रकाश बाहर फैला। अंश की सांसें थम सी गईं। स्वागत है, आयरा ने कहा, यहां से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। क्या अंश नेजरा अकेडमी की प्रवेश परीक्षा पास कर पाएगा या कोई नई परेशानी उसका इंतजार कर रही है उस अकेडमी में? जानने के लिए बने रहिए रिबर्थ डेमन टू ह्यूमन के साथ। 32 अकेडमी में प्रवेश। अंश नेजरा अकेडमी के सामने खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी सुंदर आयरा, जिसे कोई देख ले तो देखता रह जाए। तो तुम अब अपनी मंजिल के पास खड़े हो। इस अकेडमी में तुम शक्तियों के बारे में सीख सकते हो, आयरा ने अंश की ओर देखते हुए कहा। अगर आप नहीं होती तो मैं कभी यह नहीं पहुंच पाता। सैयद जंगल में ही मेरी जान चली जाती। ये तक लाने के लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूं। शुक्रिया मुझे यहां सही सलामत लाने के लिए, अंश ने आयरा से कहा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ध्यान से ट्रेनिंग करना और अपनी शक्तियों को बढ़ाना, आयरा ने अंश से कहा। ठीक है, तुम अकेडमी में जाओ और अपना पूरा दम लगाओ प्रवेश परीक्षा को पास करने में, आयरा ने अंश से कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा परीक्षा पास करने की, अंश ने अपना सीना चौड़ा करके कहा। इस समय उसकी आंखों में चमक दिख रही थी। तो थी है, फिर मैं वापस चलती हूँ, आयरा ने कहा और वह मुड़ कर जाने लगी। फिर वह पीछे मुड़ी और अंश से कहा, किस्मत में रहा तो हम दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर वह धीरे धीरे चलते चलते गायब हो गई। अंश अकादमी के दरवाजे पर चार खड़ा उसे देखता रहा। चलो चलते हैं अकेडमी के अंदर, अंश ने गहरी सांस ली और अकेडमी के दरवाजे से अंदर जाने लगा। धूप हल्की तीखी थी, लेकिन हवा में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही अंश की नजर सामने मैदान में खड़े बच्चों के समूह पर पड़ी। कुछ बच्चे एक दूसरे से परिचित लग रहे थे, तो कुछ चुपचाप अपनी जगह खड़े थे, जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रहे हों। अंश के पैर खुद ब खुद मैदान की ओर बढ़ गए। सबके चेहरे पर घबराहट और उत्सुकता की मिली जुली परछाइयां थीं। तभी एक लड़की ने अंश की ओर मुस्कुरा कर देखा। तुम भी नए हो? उसने पूछा। अंश ने उस लड़की को देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो पहले से उसे जानता हो। अरे नहीं भी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे जानता हूं, लेकिन मैंने तो इसे पहली बार देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सोचकर अंश ने उस लड़की को देखा और कहा, हाँ, पहली बार आया हूं, अंश ने धीमे से जवाब दिया। मैं मेघा हूं, मैं भी इस एकेडमी में एडमिशन के लिए आई हूं। इतना कहकर वह और बच्चों की ओर देखने लगी। कितनी सुंदर है ये लड़की, अंश मेघा की ओर देख रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की की ओर क्यों खींचा चला जा रहा था। तभी उसने अपना सर झटका और कहा, नहीं, मैं यहाँ अपने आप को ताकतवर बनाने आया हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपनी बहन मिया को बचाना होगा उससे, नरसूर से। कुछ ही देर में एक गहरी आवाज मैदान में गूंजी, सभी छात्र अपनी अपनी कतार में खड़े हो जाएं। इस आवाज को सुनकर अंश अपने ख्यालों से बाहर आया। बच्चों ने एक के बाद एक पंक्ति बना ली। सामने मंच पर 3 लोग खड़े थे, एक लंबा काले वस्त्रों में पुरुष, एक गंभीर सी औरत जिनकी आंखें नीली थीं, और एक बौना मगर घातक दिखने वाला बुजुर्ग। हम हैं इस एकेडमी के प्रवेश निरीक्षक। इस परीक्षा में तुम सबको 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला शक्ति जागरण, दूसरा शक्ति नियंत्रण और तीसरा शक्ति का प्रयोग। हर चरण में तुम्हारी क्षमता, धैर्य और आत्मबल का परीक्षण होगा, नीली आंखों वाली औरत ने कहा। अंश उन सब की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तो पहली परीक्षा के बारे में तुम लोगों को बताऊंगा, बौने बूढ़े ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा। उसने एक नीले पत्थर की ओर इशारा किया। ये पत्थर तुम्हारी शक्तियों के बारे में बताएगा। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके आगे आओ। बारी बारी से बच्चों को एक नीले पत्थर की ओर बुलाया गया। जैसे ही कोई छात्र उस पत्थर को छूता, उसमें से एक प्रकाश लहर उठती और उस बच्चे की छिपी शक्ति बाहर आ जाती। अब नंबर था मेघ का। मेघा आगे बढ़ी। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके चारों ओर हवा का बवंडर उठने लगा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसके शरीर के चारों ओर नीली रोशनी की परत बन गई। अंश तो मेघा की शक्तियों देखकर चौंक गया। इसके पास तो हवा की शक्ति है। अंश को यह सब काफी रोमांचित कर रहा था। हवा तत्व की नियंत्रक, बुजुर्ग ने घोषणा की। फिर बारी आई एक दूसरे लड़के की, जिसका नाम देव था। देव, उसने जैसे ही पत्थर को छुआ, जमीन कांपने लगी, पत्थर दरकने लगे और उसके हाथों से भूरी चमक निकली। धरती तत्व का योद्धा, पुरुष निरीक्षक ने कहा। इसके बाद विक्रम आया। उसकी आंखों में पहले से ही कुछ बेचैनी थी। पत्थर छूते ही उसकी हथेलियों से आग की लपटें निकलने लगीं। आसपास का तापमान बढ़ गया। अग्नि तत्व, लेकिन नियंत्रण अधूरा है, महिला निरीक्षक ने नोट किया। अब बारी थी दिव्यांशु। जब आया तो सब चुप हो गए। उसने पत्थर को देखा, छुआ, और अचानक पूरा मैदान ठंडा हो गया।
उसके चारों ओर बर्फ के कण मंडराने लगे। जल और हिम शक्ति का मिश्रण दुर्लभ है, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। एक एक करके सारे बच्चे खत्म हो गए, अब सिर्फ अंश ही बह खड़ा था। अंश ने उस नील पत्थर की ओर देखा, उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। ठीक है, अब मेरी बारी है, इतना कहकर अंश ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ गया। तारांकन, अब बारी अंश की थी। वह घबराया हुआ पत्थर की ओर बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही पत्थर को छुआ, कुछ नहीं हुआ। पूरा मैदान चुप था। अंश ने फिर से कोशिश की, लेकिन पत्थर शांत रहा। तीनों निरीक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा। इस लड़के की शक्तियों के चक्र तो खुल चुके हैं, लेकिन इसकी शक्तियां इस पत्थर पर क्यों नहीं दिख रही हैं? महिला निरीक्षक ने कहा, बौने बुर्ज की ओर देखकर। हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है, इस लड़के के शक्तियों के चक्र खुले हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। इसे अंतिम चरण तक अनुमति दी जाए, बुजुर्ग ने आदेश दिया। उन्हें अंश ने कुछ अलग महसूस हो रहा था। मुझे लगता है इस लड़के में कुछ तो अलग है। अंश की आंखों में असहायता थी, लेकिन भीतर एक गूंज उठी थी, लगता। दूसरा चरण, शक्ति नियंत्रण। अब छात्रों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। मेघा को हवा के गोले बनाने थे, देव को जमीन से दीवारें खड़ी करनी थी, विक्रम को आग से किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाए बिना उसके चारों ओर घेरा बनाना था, और दिव्यांशु को पानी से कुछ संरचना बनानी थी। सबने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए। मेघा हवा में गोले बनाकर उन्हें नाचने लगी। देव ने जमीन से एक परिपूर्ण दीवार उठाए। विक्रम की लपटें नियंत्रण में नहीं थीं, और उसने एक पेड़ को जला दिया। संयम सीखना होगा, बुजुर्ग गुर्राया। दिव्यांशु ने हाथ घुमाया और हवा में बर्फ से एक फूल बना दिया। तारांकन प्रतिभा है, तारांकन, महिला निरीक्षक ने कहा। अंश को एक ओर खड़ा रखा गया। उसे एक लकड़ी की तलवार दी गई और कहा गया, इन तलवारों से उस पुतले पर वार करो। देखना है बिना शक्ति के कितनी समझ और ध्यान है। अंश ने तलवार उठाई। उसका शरीर धीमा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदलने लगा था। उसने 3 बार पुतले पर वार किया, हर वार सटीक और संतुलित था। शरीर में युद्धक संतुलन है, पुरुष निरीक्षक ने कहा। तीसरा चरण, शक्ति का प्रयोग। अब सबको एक एक करके जादुई प्राणी से लड़ना था, एक कृत्रिम लेकिन खतरनाक माया जंतु से जो हर बार रूप बदलता। मेघा ने हवा के तेज भंवर से उस जंतु को दूर फेंका। देव ने जमीन में गड्ढा बना दिया और उसे फंसा लिया। विक्रम ने आग के गोले बरसाए, लेकिन खुद भी घायल हो गया। दिव्यांशु ने बर्फ की शील्ड बनाए और पानी की धार से जंतु को ढकेल दिया। अब अंश को भी बुलाया गया। सब हैरान थे, इसके पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। लेकिन जैसे ही जंतु ने हमला किया, अंश ने जमीन से गिरी एक टूटी हुई तलवार उठाए और एकदम से उसका वार रोका। उसकी आंखों में अजीब नीली चमक थी। जंतु उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अंश ने एक छलांग में उसकी गर्दन की ओर वार किया। जंतु पीछे हटा और पलक झपकते ही गायब हो गया। वो शक्ति नहीं, उस लड़के की ताकत थी, महिला निरीक्षक ने धीरे से कहा। अंतिम निर्णय। तीनों निरीक्षक मंच पर आए। प्रवेश प्राप्त करते हैं मेघा, देव, दिव्यांशु, विक्रम और अंश। पर मेरी शक्ति तो जागी नहीं, अंश ने धीरे से पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराया, शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे जगाने के लिए समय और आत्मखोज की आवश्यकता है। जो शक्ति बिना बोले भी डर जगा दे, वही सबसे गहरी होती है। मेघा ने अंश से कहा, तुम अपनी शक्ति को जगा सकते हो, अकेडमी में मिलते हैं, अंश। इतना बोलकर वह आगे बढ़ गई। अंश ने पहली बार राहत की सांस ली। एक अनजाना सफर अब असल में शुरू होने वाला था। अंश अपनी शक्तियां बढ़ा पाएगा। 33 पहली सुबह, पहली उलझन। अंश अब अकेडमी के अंदर था। सामने फैला हुआ भव्य हॉल किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स में कभी कोई राक्षस किसी योद्धा से युद्ध करता दिख रहा था, तो कहीं कोई जलस्त्री बादलों के ऊपर उड़ती नजर आ रही थी। कभी कभी लगता जैसे वे पेंटिंग्स जीवित हैं, आंखों से देख रही हैं, सांसें ले रही हैं। छत पर क्रिस्टल की बनी लिटकनें लहरों की तरह हल्की हवा में हिल रही थीं, और उनसे टपकती रोशनी हॉल के फर्श को नीले, सुनहरे और बैंगनी रंगों में रंग रही थी। अंश ठिठक गया। उसके जीवन में ऐसा क्षण कभी नहीं आया था। गांव की मिट्टी, लकड़ी के मकान और जंगल की धूल से निकलकर वह एक ऐसी दुनिया में आ गया था जो कल्पना से परे थी। ये जगह क्या सच में है? वह बुदबुदाया। अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, "नए हो क्या?" अंश ने पलटकर देखा। उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उसकी उम्र लगभग अंश जितनी ही होगी, लेकिन पहनावा अकेडमी की आधिकारिक पोशाक में था। गहरे नीले रंग का चोगा, कमर पर चमड़े की पट्टी और कंधे पर एक चांदी की पट्टी जिस पर शिक्षार्थी खुदा था। हाँ, मैं नया हूँ, अंश ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी।
मैं ध्रुव हूँ। वह मुस्कुराया। तुम्हारा नाम? अंश। अच्छा नाम है। चलो तुम्हें हॉल के बाहर ले चलता हूँ। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। पहले तुम्हें नामांकन कक्ष में जाना होगा, फिर कक्षाएं तय होंगी। अंश कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन ध्रुव की ऊर्जा में कुछ ऐसा था जो सहज लग रहा था। वह उसके साथ हो लिया। हॉल से निकलते ही एक लंबा गलियारा शुरू हुआ, जहां हर दरवाजे पर कोई न कोई चिन्ह बना था। किसी पर अग्नि का चिन्ह, किसी पर जल की लहर, किसी पर कोई अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ। ये सब क्या है? अंश ने पूछा। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, ये विभाग हैं। जादू के अलग अलग मार्ग। जैसे कोई जल पर ध्यान केंद्रित करता है, कोई मन की शक्ति पर, कोई प्रकृति की भाषा सीखता है। तुम्हारा झुकाव किस ओर है, यह अभी तुम्हें नहीं पता है ना? अंश ने सिर हिलाया। मैं तो बस यहाँ आया हूँ। किसी ने कहा था कि मुझे यहाँ आना चाहिए। ध्रुव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में कुछ है अंश। शायद तुम उन कुछ चुनिंदा लोगों में हो जिनमें भीतर से शक्ति जागती है, बिना सीखे भी कुछ कर गुजरने की क्षमता। मगर एक बात याद रखना, यहाँ हर कोई दोस्त नहीं होता। नामांकन कक्ष एक छोटे गोल कमरे में था, जहां बीचों बीच एक नीला पत्थर रखा हुआ था। अंश को तुरंत उसका रंग कुछ जाना पहचाना लगा। क्या ये वही नीला पत्थर था जिसे उसने युद्ध में महसूस किया था? कमरे में एक वृद्ध महिला बैठी थी। बाल सफेद, आंखें हल्की सुनहरी और हाथ में एक चमकता हुआ डंडा। नया छात्र? उन्होंने ध्रुव से पूछा। जी, नाम अंश है। बैठो, उन्होंने इशारा किया। अंश जैसे ही नीले पत्थर के सामने बैठा, वह हल्का सा कंपन करने लगा। उसके स्पर्श से पत्थर में चमक दौड़ गई। वृद्धा की आंखें चमक उठीं। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। इसने तो नीले पत्थर को स्पंदित कर दिया। ये केवल वही कर सकते हैं जिनमें प्राचीन शक्ति का अंश हो। क्या मतलब? अंश घबरा गया। मतलब ये कि तुम साधारण नहीं हो बालक, लेकिन ये शक्ति तुम्हारे लिए वरदान है या अभिशाप, ये तुम्हारे मार्ग पर निर्भर करेगा। उन्होंने एक छोटी सी किताब दी। ये तुम्हारा अस्थायी पाठ्यक्रम है। तुम्हें अगले 7 दिन तक एक परीक्षण काल में रखा जाएगा। 7 प्रशिक्षक तुम्हें अलग अलग विभागों में परखेंगे, फिर तय होगा कि तुम्हारी असली जगह कहाँ है। ध्रुव ने अंश की ओर देखकर धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, पहले दिन की परीक्षा सबसे कठिन होती है। अंश की पहली कक्षा वायुमंडलीय जादू की थी। उसे एक ऊंचे टॉवर की छत पर ले जाया गया, जहां हवा के झोंकों में मंत्र फुसफुसाते थे। एक लंबा प्रशिक्षक जिनके सिर पर पक्षियों की तरह बाल थे, ने अंश की ओर देखा और कहा, हवा को सुनो। वह सब जानती है। कैसे? अंश ने पूछा। प्रशिक्षक ने मुस्कुराकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अब अपने भीतर की आवाज सुनो। शोर नहीं, सिर्फ कंपन। जब तुम्हारा दिल हवा के साथ एक हो जाएगा, वो तुम्हें मार्ग दिखाएगी। कुछ देर तक अंश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हवाएं खेलती रहीं, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उसका धैर्य टूटने लगा। कुछ नहीं हो रहा, उसने बुदबुदाया। यही तुम्हारी परीक्षा है। प्रशिक्षक की आवाज आए, हर किसी को महसूस नहीं होता। कभी कभी हवा केवल उन्हें सुनती है जिन्होंने पहले दर्द सहा हो। उस दिन अंश को पहली बार महसूस हुआ कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। योजक चिन्ह। रात को वह एक छोटे से छात्रावास के कमरे में अकेला था। दीवार पर एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसके हाथ में वही नीली किताब थी जिसमें पहले दिन की बातों को दर्ज करना था, लेकिन वह लिख नहीं पा रहा था। क्या मैं इस लायक हूँ? उसने खुद से पूछा। तभी खिड़की से आती हवा उसके बालों को छूकर गुजरी, जैसे कोई चुपचाप कह रहा हो, अभी बहुत कुछ बाकी है। वहीं अंश की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। एक नई सुबह उसका इंतजार कर रही थी, नई चुनौतियों, नए रहस्यों और खुद से मिलने के लिए। योजक चिन्ह। अंश की रात बहुत भारी बीती थी। नीली किताब में उसने अपने अनुभवों को लिखने की कोशिश की, लेकिन शब्दों में उन भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल था। हर एक झलक, हर एक सांस में एक रहस्य था जो अभी भी अनछुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ एक नई ऊर्जा ने अंश को घेर लिया। वह उठा, गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, आज एक नई शुरुआत होगी। वह अपने कमरे से बाहर आया और गलियारे में ध्रुव उसे पहले से ही इंतजार करता हुआ मिला। तैयार हो? ध्रुव ने पूछा। हाँ, अंश ने उत्तर दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी थोड़ी अनिश्चितता थी। आज तुम्हें प्राकृतिक जादू की कक्षा में जाना है, ध्रुव ने बताया। ये बहुत ही रोचक होगा। दोनों एक बड़े बाग की ओर बढ़े, जहां विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे और फूल थे। वहां के प्रशिक्षक, एक उम्रदराज व्यक्ति जिन्हें सभी वृक्ष गुरु के नाम से जानते थे, अंश का इंतजार कर रहे थे। नमस्ते वृक्ष गुरु, ध्रुव ने सम्मानपूर्वक कहा। नमस्ते ध्रुव, वृक्ष गुरु ने उत्तर दिया। फिर उनकी नजर अंश पर पड़ी। यह नया छात्र है।
जी हाँ, वृक्ष गुरु। अंश, ये वृक्ष गुरु हैं। यहाँ प्राकृतिक जादू सिखाते हैं, ध्रुव ने अंश को परिचित कराया। वृक्ष गुरु ने अंश की आंखों में देखा और मुस्कुराए। अंश, तुम जानते हो कि प्रकृति के साथ जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है? अंश ने सिर झुकाया। मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं, वृक्ष गुरु ने कहा। प्रकृति हमें हर चीज सिखाती है, लेकिन हमें उसकी भाषा समझनी पड़ती है। आज तुम प्रकृति के साथ जुड़ाव का अनुभव करोगे। वृक्ष गुरु ने अंश को एक पेड़ के पास खड़ा किया। इस पेड़ को देखो, इसकी ऊर्जा को महसूस करो, इसे ध्यान से सुनो। अंश ने अपनी आंखें बंद की और अपने चारों ओर की प्राकृतिक ध्वनियों को ध्यान से सुना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पेड़ की छाया में उसे शांति मिल रही है। इस पेड़ की ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया। वृक्ष गुरु ने पूछा, उद्धरण चिन्ह? हाँ, अंश ने धीरे से कहा, मेरे अंदर कुछ हलचल सी हो रही है। ये तुम्हारी प्राकृतिक संवेदनशीलता है, वृक्ष गुरु ने कहा। कुछ लोग सिर्फ पेड़ को पेड़ मानते हैं, पर कुछ उसके स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। तुम उनमें से हो। अंश ने गहरी सांस ली। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ कंपन सा था, जैसे जड़ें धीरे धीरे उसके दिल की धड़कनों से जुड़ रही हो। उसके हाथ अपने आप पेड़ की छाल को छूने लगे। अचानक जैसे उसकी उंगलियों से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। वृक्ष की छाल ने पल भर के लिए चमक बिखेरी और हवा में एक मीठी सी सुगंध फैल गई। ध्रुव की आंखें फैल गईं, तुमने इसे जागृत कर दिया। वृक्ष गुरु ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अंश, ये सामान्य नहीं है। तुमने आज जो किया वह कई महीनों की साधना से होता है। लेकिन याद रखो, प्रकृति से लिया गया बल उसका उत्तरदायित्व भी लाता है। अंश थोड़ा घबरा गया। क्या ये गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब तुम्हारा स्पर्श भी जीवन दे सकता है, तो तुम्हारे क्रोध में विनाश भी छिपा हो सकता है। ध्यान रखना, शक्ति संतुलन मांगती है। उसके बाद वृक्षगुरु ने उसे कुछ विशेष पत्तियों को छूने को कहा, जिनमें से एक पत्ता उसे झटका देकर पीछे धकेल देता है। ध्रुव हंस पड़ा। वो विषयपूर्ण था। वो तभी स्वीकारता है जब कोई अपने इरादों में पूरी तरह साफ हो। अंश ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। वृक्षगुरु ने आखिर में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी दी। यह एक बीज है, जो तब अंकुर बनेगा जब तुम उसे अपनी ऊर्जा दोगे। जब तक यह अंकुर न फूटे, समझना कि तुम्हारा प्रकृति से रिश्ता अधूरा है। योजक चिन्ह। रात का समय। छात्रावास के कमरे में अंश थका हुआ लेकिन शांत था। उसकी हथेली में वो लकड़ी का बीज था। नीली किताब में उसने लिखा, आज प्रकृति ने मुझे छुआ, लेकिन अभी मैं सिर्फ सतह पर हूँ। शायद हर शक्ति के साथ एक प्रश्न भी आता है, क्या मैं इसके योग्य हूँ? तभी फिर से वही धीमी हवा चली, खिड़की पर लगे पर्दे फड़फड़ाए और उसकी हथेली में रखे बीज ने एक बार धड़क सा किया। अंश ने आंखें बंद की। कल क्या होगा वो नहीं जानता था, लेकिन अब उसे यकीन होने लगा था, उसकी यात्रा सिर्फ एक राह नहीं, एक खोज है। खुद को, अपनी शक्ति को और उस अतीत को जो उसकी स्मृतियों के पार कहीं सोया हुआ है। 34 स्टूडेंट से सामना। पेड़ की छाल पर हाथ रखते हुए अंश ने जैसे अपनी धड़कनों को धरती की धड़कनों से जुड़ते हुए महसूस किया। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें धीमी और गहरी हो चली थीं। वृक्षगुरु की आवाज अब उसे कहीं दूर से आती प्रतीत हो रही थी। अंश, वृक्षगुरु ने धीमे स्वर में कहा, ध्यान दो। प्रकृति जब तुम्हें पुकारती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। अंश ने भीतर उतरना शुरू किया। उसे लगता था जैसे जड़ों की कोई अदृश्य रेखा उसकी आत्मा को छू रही हो, एक मधुर कंपन जो उसकी त्वचा से भीतर तक फैल रही थी। तभी अचानक एक हल्की सी सरसराहट उसकी चेतना में गूंजी। वह चौंका नहीं, बस ध्यान से उस ध्वनि को सुनता रहा। किसी ने जैसे बहुत हल्की फुसफुसाहट में कहा, मिट्टी की पुकार सुनो। अंश की आंखें झपक कर खुली। उसके सामने वही पेड़ खड़ा था, स्थिर, मौन। लेकिन अब वह केवल एक पेड़ नहीं था, वो एक जीवंत प्राणी था जो अपने भीतर सदियों की कहानियां समेटे था। वृक्षगुरु मुस्कुराए। तुमने महसूस किया, उन्होंने कहा। यह तुम्हारी पहली सफलता है। लेकिन याद रखो, प्रकृति की भाषा कठिन होती है। उसे पढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, नम्रता चाहिए। अंश ने सिर झुकाया। ध्रुव, जो थोड़ी दूर खड़ा देख रहा था, पास आया और हंसते हुए बोला, भाई तुम तो पहले ही दिन हम सबको पछाड़ दोगे लगता है। अंश हल्के से मुस्कुराया। भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी जली थी, आत्मविश्वास की। योजक चिन्ह। कक्षाओं के बाद दिन के बाकी हिस्से में अंश ने अन्य विभागों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ली। उसे पता चला कि यहाँ छात्रों को केवल जादू नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का तरीका भी सिखाया जाता है। तत्वों की भाषा, चेतना की गहराई, भावनाओं का नियंत्रण और अस्तित्व की जटिलताएं। हर विद्यार्थी का सफर अलग था। कोई जल की शक्ति में पारंगत था, कोई अग्नि में,
कोई वायुमंडल से बातें कर सकता था तो कोई पत्थरों से। ध्रुव ने उसे समझाया, यहाँ का असली मकसद है अपनी आत्मा की असली भाषा ढूंढना। जो अपनी भाषा पहचान लेता है वही सच्चा जादूगर बनता है। अंश चुपचाप सुनता रहा। हर बात उसके मन में बीज की तरह जमती जा रही थी। योजक चिन्ह, रात का रहस्य। रात को जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो थका हुआ था, लेकिन नीली किताब उसकी टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने धीरे से किताब खोली और पहले दिन का अनुभव दर्ज करने लगा। प्रकृति केवल बाहर नहीं है, वह मेरे भीतर भी बह रही है। मैं उसका हिस्सा हूँ और शायद वह मेरा मार्गदर्शन कर सकती है। लेखन खत्म करते ही उसे खिड़की से फिर वही सरसराहट सुनाई दी। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि किताब के पन्ने खुद ही पलट गए हों। एक नया पृष्ठ खुला था जिसमें लिखा था, रात्रि परीक्षण, तैयार रहो। अंश घबरा गया। रात्रि परीक्षण, उसने बुदबुदाया। उसने ध्रुव के बारे में सोचा, शायद उसे कुछ पता हो। योजक चिन्ह, रात्रि परीक्षण का बुलावा। जैसे ही अंश ने दरवाजा खोला, सामने ध्रुव खड़ा था। तुम्हें भी बुलावा आया? ध्रुव ने फुसफुसाते हुए पूछा। अंश ने सिर हिलाया। चलो, ध्रुव ने इशारा किया, हमें जंगल के किनारे जाना है। वहां तुम्हारी असली परीक्षा होगी। वे दोनों गलियारों से होते हुए एक गुप्त रास्ते पर चल पड़े। चांदनी में अकादमी की ऊंची दीवारें और टॉवर भयावह प्रतीत हो रहे थे। हवा में एक रहस्यमय सुगंध थी, कुछ मीठी, कुछ डरावनी। आखिरकार वे जंगल के किनारे पहुंचे, जहां कुछ और छात्र पहले से मौजूद थे। सब चुप। अचानक अंधेरे से एक आकृति निकली, एक लंबा काला चोगा पहने प्रशिक्षक, जिनका चेहरा छाया में छिपा था। रात्रि परीक्षण, वो गूंजती आवाज में बोला, तुम्हारी आत्मा की पहली परीक्षा है। हर छात्र को अपना डर सामना करना होगा, अकेले, बिना किसी सहायता के। उसने हाथ उठाया। एक एक करके छात्रों के सामने से एक धुंधली सी परछाई निकली, हर किसी के लिए अलग। तुम्हारे सबसे गहरे भय ही तुम्हारी राह रोकेंगे। उन्हें पार करो या यहीं खो जाओ। अंश की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तैयार हो, प्रशिक्षक ने कहा। योजक चिन्ह, अंश का भय। अंश के सामने धीरे धीरे धुंध घनी होने लगी। चारों तरफ धुंधलापन छा गया। वह अकेला खड़ा था, न ध्रुव, न वृक्ष गुरु, न अकादमी। बस स्याह अंधेरा। तभी एक हल्की आहट हुई, किसी के रोने की आवाज। माँ, अंश ने पुकारा। आवाज तेज हो गई। उसे अपने गांव के जले हुए घर दिखे, अपने पिता, भाई बहन के धुएं में डूबते चेहरे। तुमने हमें नहीं बचाया, एक कराहती आवाज आई। नहीं, अंश चीख पड़ा। मैंने कोशिश की थी, पर दृश्य नहीं बदला। चारों ओर बस आग, राख और चीखें। अंश घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटी फूटी हो गईं। दर्द उसकी नसों में दौड़ने लगा। मैं असफल हो गया था, उसने बुदबुदाया। मैं फिर असफल हो जाऊंगा। तभी किसी ने उसके भीतर से फुसफुसाया, शक्ति डर में नहीं, उसे पार करने में है। अंश ने आंखें बंद की। उसने अपनी सारी पीड़ा को समेटा, अपने दिल की गहराई से एक चमकती रोशनी को महसूस किया। उसने उठ खड़े होकर सामने झपकते धुंधलाते चेहरों को देखा और एक गहरी, स्थिर आवाज में कहा, मैं अपने भय से बड़ा हूं। धुंध फट गई, आग बुझ गई। राख के बीच एक नन्हा हरा पौधा फूट पड़ा। अंश कांपता हुआ वहां खड़ा रहा, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक चमक थी। वह पार कर चुका था। योजक चिन्ह, वापस आना। धीरे धीरे बाकी छात्र भी वापस आने लगे, कुछ रोते हुए, कुछ घायल, कुछ शांत। प्रशिक्षक ने देखा और हल्के से मुस्कुराया। आज तुमने अपने पहले डर को हराया है। याद रखना, सच्चा योद्धा बाहर की लड़ाइयां जीतने से पहले भीतर की लड़ाई लड़ता है। अंश ने सिर झुकाया। जब वह ध्रुव से मिला तो ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। तुमने कर दिखाया, भाई। अंश ने एक थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान दी। रात अब भी गहरी थी, लेकिन उसके भीतर सूरज उग चुका था। योजक चिन्ह, एक नई सुबह। अगले दिन अकादमी में नई हलचल थी। हर कोई परीक्षा की बात कर रहा था। जो पास हुए थे उन्हें सम्मान मिला था, जो नहीं हुए वे फिर से प्रयास करेंगे। अंश अब और मजबूत महसूस कर रहा था। वृक्षगुरु ने उसे देखा और धीमे से कहा, तुम्हारे भीतर जो अंकुर फूटा है उसे सींचते रहना। आगे का सफर कठिन है, लेकिन अब तुम तैयार हो। अंश ने आसमान की ओर देखा, नीला, अनंत। उसने अपने आप से वादा किया, मैं अपने भीतर के रहस्यों को जानूंगा, अपने डर को जीतूंगा और एक दिन अपनी बहन को ढूंढूंगा। यात्रा अभी शुरू ही हुई है। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें अकादमी के ऊंचे बुर्जों को चूम रही थीं। पिछली रात की भयावह रात्रि परीक्षा के बाद आज का दिन अपेक्षाकृत शांत था,
लेकिन वातावरण में एक हल्की सी उत्तेजना फिर भी तैर रही थी। अंश, जो रात की परीक्षा से लौटकर एक नए आत्मविश्वास के साथ जागा था, अपने मन में गहरा संतोष महसूस कर रहा था। उसने मृत्यु के भय को पार किया था। उसने खुद को साबित किया था। अब उसे लगने लगा था कि वह इस नई दुनिया का हिस्सा बन सकता है। लेकिन भाग्य के पास उसके लिए एक और कड़ी परीक्षा तैयार थी। योजक चिन्ह, पहली भिड़ंत। अरे देखो, यही है वो गांव वाला जिसने बस रोते रोते अपना डर भगाया। एक तीखी आवाज ने अंश का ध्यान भंग किया। वह मुड़ा तो देखा एक लंबा गठीला लड़का जिसकी आंखों में घमंड झलक रहा था, अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था। उसकी अकड़ती चाल और महंगे जादुई वस्त्र बताते थे कि वह कोई साधारण छात्र नहीं था। नाम है मेरा वीरियन, उसने सीना चौड़ा करते हुए कहा। और यहाँ कमजोरों के लिए जगह नहीं है। अंश कुछ नहीं बोला, वह बस चुपचाप आगे बढ़ने लगा। लेकिन वीरियन ने रास्ता रोक लिया। अरे अरे, कहीं भाग मत जाना, वह हंसा। कहते हैं तुमने रात्रि परीक्षा में अपने गांव की मां के लिए रोना शुरू कर दिया था। क्या ये सच है? उसके साथी जोर जोर से हंस पड़े। कई अन्य छात्र भी रुककर देखने लगे। ध्रुव, जो पास ही था, गुस्से से तिलमिला गया। वह आगे बढ़ा, लेकिन अंश ने उसे हाथ से रोका। मैं खुद देख लूंगा, अंश ने धीमे से कहा। वीरियन ने और चिढ़ाया, क्यों भाई? बोलती बंद हो गई। क्या अब फिर आंसू आ जाएंगे? अंश ने गहरी सांस ली। कमजोरी वो होती है, उसने शांति से कहा, जो दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करती है। वीरियन के चेहरे का रंग बदल गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ छात्रों ने दबे स्वर में वाह कहा। लेकिन वीरियन हंसा। बड़ा बोल बोलता है गांव का लड़का। चलो देखते हैं कितनी असली ताकत है इसमें। आज दोपहर के प्रशिक्षण में मैं तुझे चुनौती देता हूं। अंश ने उसकी आंखों में झांका। उसमें भय नहीं था, स्वीकार है, उसने कहा। योजक चिन्ह, दोपहर का द्वंद्व। दोपहर होते होते पूरा प्रशिक्षण मैदान छात्रों से भर गया। सबको पता चल चुका था वीरियन और अंश के बीच मुकाबला होने वाला है। मैदान के बीचों बीच एक घेरा बनाया गया। ध्रुव ने अंश के कंधे पर हाथ रखा। सावधान रहना भाई, वीरियन को हराना आसान नहीं। अंश ने हल्के से मुस्कुराया। उसके भीतर एक विचित्र सा शांति का भाव था, जैसे वह अपने भीतर के किसी गहरे स्रोत से शक्ति खींच रहा हो। प्रशिक्षक, वही काले चोगे वाला व्यक्ति, सामने आया और ऊंचे स्वर में बोला। याद रखो, शक्ति का प्रदर्शन नहीं, नियंत्रण की परीक्षा है। घंटी बजी। वीरियन ने बिना समय गंवाए आक्रमण किया, तेजी से, आक्रामक ढंग से। वह हवा में कूदते हुए एक जादुई वार करने जा रहा था। उसकी हथेली से आग की लपटें निकल रही थीं। अंश ने अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने बस अपनी हथेली जमीन पर रखी। मिट्टी के भीतर से एक हल्का कंपन उठा, और जैसे ही वीरियन उस पर टूटने वाला था, अंश एकदम से पीछे हट गया। भीड़ से वाह की आवाजें उठीं। वीरियन गुस्से से तमतमा गया। उसने फिर एक वार किया, इस बार पत्थरों की बारिश जैसी जादुई बौछार। लेकिन अंश ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से हाथ घुमाया। पत्थर जैसे हवा में थम गए और नीचे गिर गए। ये शक्तियां प्रकृति की थी जिनकी अंश ट्रेनिंग ले रहा था। अब वीरियन का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। वह दौड़ पड़ा, नंगी मुट्ठी से अंश पर हमला करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वह पहुंचता, अंश ने बस अपनी हथेली जमीन पर थपथपाई। एक नर्म झोंका उठा और वीरियन का संतुलन बिगड़ गया। वह अपने ही कदमों में उलझकर गिर पड़ा सरेआम। सारा मैदान हंसी से गूंज उठा। वीरियन उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कपड़े मिट्टी से सने थे। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। प्रशिक्षक ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी। यही है असली शक्ति, प्रकृति से एकता, नियंत्रण से विजय। अंश ने झुककर वीरियन की ओर हाथ बढ़ाया। उठो, हार स्वीकारना भी एक बहादुरी है, उसने कहा। वीरियन ने कुछ पल उसे घूरा, फिर अंश का हाथ थाम लिया और खड़ा हुआ। योजक चिन्ह, एक नया सम्मान। उस मुकाबले के बाद अकादमी में अंश के लिए नजरें बदलने लगीं। जो पहले उसे गांव का अनाड़ी समझते थे, अब उसकी नजरों में आदर था। ध्रुव तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। भाई, तूने तो कमाल कर दिया, उसने चिल्लाते हुए कहा। रास्ते भर कई छात्रों ने अंश को सराहते हुए देखा, कुछ ने सर हिलाकर उसे सलाम भी किया। लेकिन अंश के भीतर कोई घमंड नहीं था। वह जानता था यह अभी शुरुआत है। असली लड़ाइयां भीतर लड़ी जाती हैं। योजक चिन्ह, वृक्षगुरु की चेतावनी। शाम को वृक्षगुरु ने उसे बुलाया। तुमने वीरियन को हराया, यह अच्छा है, वृक्षगुरु ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, विजय कभी भी अहंकार में नहीं बदलनी चाहिए। अंश ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझता हूँ गुरुजी। वृक्षगुरु ने मुस्कुराते हुए एक नया रहस्य साझा किया।
अब तुम्हें अगली तैयारी करनी होगी तत्व अन्वेषण की। तत्व अन्वेषण, अंश ने पूछा। हाँ, वृक्षगुरु ने समझाया। तुम्हें 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में से अपने आत्म तत्व को पहचानना होगा। कैसे? अंश ने धीरे से पूछा। वृक्षगुरु ने खिड़की की ओर इशारा किया जहां रात के आकाश में एक नीला तारा टिमटिमा रहा था। प्रकृति तुम्हें बुलाएगी, संकेत देगी, तुम्हें खुद पहचानना होगा। योजक चिन्ह, एक नई यात्रा का आह्वान। रात को अंश अपनी नीली किताब के सामने बैठा था। उसने आज के दिन का अनुभव दर्ज किया। अपमान भी एक परीक्षा है। जो उसे शांति से सहता है वही असली विजेता बनता है। मैं अभी सीख रहा हूँ। धीरे धीरे, धैर्य से। खिड़की से फिर वही धीमी सरसराहट आए। किताब के पन्ने अपने आप पलटे। एक नई पंक्ति चमकी। तत्व अन्वेषण प्रारंभ होगा। जंगल की गहराइयों में प्रवेश करो। वहां तुम्हें अपनी आत्मा का उत्तर मिलेगा। अंश ने किताब बंद की। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। उसने अपना सामान बांधा एक लंबी यात्रा के लिए। अंधकार में एक आवाज गूंजी। तैयार हो अंश, क्योंकि असली इम्तिहान अभी बाकी है। क्या अंश अगली परीक्षा भी पास कर पाएगा? एपिसोड 35 जंगल की परीक्षा। ध्रुव अंश के कमरे के गेट पर खड़ा था। उसने दरवाजे को 2 बार नॉक किया। कौन है? अंदर से अंश की आवाज आई। मैं हूँ ध्रुव। दरवाजा खुला। अंश सामने आया। क्या बात है? अंश ने ध्रुव से पूछा। यार, अंदर नहीं बुलाओगे? सारी बात दरवाजे पर ही करोगे? ध्रुव ने अंश से कहा। ओह, मुझे माफ करना, अंदर आ जाओ, अंश ने शर्माते हुए कहा। ध्रुव और अंश बेड पर बैठे थे। तो बताओ क्या बात है? अंश ने ध्रुव से पूछा। हाँ, तो मैं तुम्हें ये बताने आया था, कल हमारी जंगल की परीक्षा होगी जो टीचर माया के कराएगी। जंगल की परीक्षा? अंश ने हरनी भरी आवाज में पूछा। ये किसी परीक्षा है? हाँ, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ। इस परीक्षा में हमें जानवरों का शिकार करना है। हम जितने जानवरों को मरेंगे हमें उतने ही पॉइंट मिलेंगे। और हाँ, इस परीक्षा में काफी सारी स्टूडेंट्स भी होंगे। इस परीक्षा में काफी सारी क्लास भाग लेगी। तो तैयार हो जाए कल की परीक्षा के लिए, ध्रुव ने अंश से कहा। ठीक है, काफी रात हो गई है, हम कल मिलते हैं। ठीक है, अंश ने कहा। अगली सुबह सभी छात्रों को एकेडमी के हॉल में बुलाया गया। सामने खड़ी थी टीचर माया। सभी बच्चे जंगल में जाने के लिए तैयार हो। हाँ, सभी बच्चों की एक जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। धूप की किरणें घने जंगल के पत्तों के बीच से छन छन कर जमीन पर गिर रही थीं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक अदृश्य जीवन हिलोरे ले रहा था। पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं जानवरों की आवाजें, और कभी कभी किसी झाड़ी का हल्का हिलना। टीचर माया बच्चों के आगे खड़ी थी। उनकी आंखों में वही पुराना तेज था जो बच्चों को किसी भी हालात से भिड़ने के लिए तैयार करता था। याद रखो, माया ने गंभीर आवाज में कहा, यह कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं है। जंगल में तुम अपनी ताकत नहीं, अपनी समझदारी, अपनी एकता और अपने धैर्य की परीक्षा दोगे। अंश ने अपने साथियों ध्रुव और वीरेन की ओर देखा। ध्रुव लंबा चौड़ा लड़का था, शांत स्वभाव का, लेकिन जब लड़ाई की बात आती थी तो किसी बाघ से कम नहीं लगता था। वीरेन उलट बहुत तेज और जोशीला था, हर काम में जल्दबाजी कर बैठता था। दूसरी तरफ मेघा, देव और विक्रम की टीम तैयार हो रही थी। मेघा की चाल में गजब का आत्मविश्वास था। देव शांत था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चालाकी कोई भी पकड़ सकता था। विक्रम थोड़ा भारी शरीर वाला था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। बाकी भी कई टीमें तैयार थीं। एक टीम में सिया, रोहन और कनक थे। दूसरी टीम में आयुष, तन्वी और यश। और सबसे आखिरी टीम में परिणीति, रुद्र और काव्य थे। टीचर माया ने जंगल के 3 हिस्सों को बच्चों के लिए बांट दिया। हर टीम को जंगल के भीतर जाकर अपनी काबिलियत दिखानी है। जो सबसे ज्यादा खतरे का सामना करेगा और एकजुट रहेगा वही असली विजेता होगा। योजक चिन्ह, जंगल में प्रवेश। अंश, ध्रुव और वीरेन ने अपने हथियार संभाले, छोटी तलवारें और लकड़ी के भाले। यार, मुझे तो लग रहा है हम तीनों सबसे आगे निकलेंगे, वीरेन ने हंसते हुए कहा। पहले देखो कि जंगल हमें क्या सिखाता है, ध्रुव ने गहरी आवाज में जवाब दिया। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक छोटा झुंड दिखा, खरगोशों का। अंश ने झटपट एक भाला फेंका और एक खरगोश को घायल कर दिया। वह थोड़ा हौंफते हुए मुस्कुराया, लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से कुछ बच्चों की हंसी गूंजी। वाह अंश महाराज, खरगोशों से भी लड़ना आ गया अब, देव ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। मेघा और विक्रम भी हंस दिए। मेघा ने ताना मारा, अगर जंगल में सिर्फ खरगोश पकड़ने का ही मुकाबला है तो अंश पहले ही जीत चुका। अंश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वीरेन गुस्से में मुठ्ठियां भींचने लगा, लेकिन ध्रुव ने उसे रोक लिया। बोलने दो, असली जवाब तो मुकाबले में देंगे। योजक चिन्ह, खतरे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हुए अंश की टीम एक घने हिस्से में पहुंची जहां पेड़ों की जड़ें फिसलन भरी थी और अजीब सी गंध आ रही थी। तभी झाड़ियों से एक जोरदार आवाज हुई, गर्जन जैसा। तीनों चौंक गए। एक बड़ा जंगली भालू सामने था, उसकी आंखें खून से लाल और शरीर पर घाव के निशान थे। तैयार हो जाओ, ध्रुव ने फुर्ती से कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, भालू ने एक भीषण दहाड़ मारी और उनकी तरफ दौड़ा। वीरेन ने भाला फेंका जो भालू के पैर को हल्का सा घायल कर सका। ध्रुव ने छलांग लगाकर भालू का ध्यान भटकाया। अंश, जिसे अभी तक खुद पर भरोसा नहीं था, साहस बटोरकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से एक नुकीली टहनी से भालू के पीठ पर वार किया। भालू घायल हुआ और पीछे हट गया। बहुत अच्छा किया अंश, ध्रुव ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तभी दूसरी समस्या आ गई। झाड़ी से एक जंगली भेड़ियों का झुंड निकल आया जो भालू की गंध से खींचे चले आए थे। अब लड़ाई और मुश्किल हो गई थी। योजक चिन्ह। दूसरी टीमें। इस बीच दूसरी टीमें भी अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही थीं। सिया, रोहन और कनक एक जहरीले सांप के झुंड में फंस गए थे। सिया ने अपनी तेज चाल से 2 सांपों को भटका दिया जबकि कनक ने अपने भाले से बाकी को रोका। आयुष, तन्वी और यश को जंगली सुअरों के हमले का सामना करना पड़ा। तन्वी ने अद्भुत धैर्य दिखाते हुए पेड़ों का उपयोग कर सुअरों को गुमराह कर दिया। परिणीति, रुद्र और काव्य एक विशाल शिकारी पक्षी से जूझ रहे थे जो अचानक आसमान से उन पर झपटा। हर टीम की अपनी परीक्षा चल रही थी, लेकिन अंश की टीम पर दबाव सबसे ज्यादा था। भालू और भेड़ियों दोनों से लड़ना आसान नहीं था। योजक चिन्ह। अंश का असली इम्तिहान। जब भेड़ियों ने घेर लिया, अंश का मन फिर डर से भर गया। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बातें याद आई। डर सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन उसे अगर तुमने काबू कर लिया तो तुम खुद सबसे बड़ा हथियार बन जाओगे। अंश ने अपने भीतर की ताकत को समेटा। उसने ध्रुव और वीरेन को इशारा किया, हम तीनों एक साथ हमला करेंगे। अगर बिखरे तो हार जाएंगे। तीनों ने एक दूसरे की पीठ ढांकते हुए लड़ाई शुरू की। ध्रुव ने सामने से वार किया, वीरेन ने दाएं से और अंश ने बाएं से। टीम वर्क का असली नजारा था। धीरे धीरे भेड़ियों का झुंड थकने लगा। भालू पहले ही घायल था और अब भागने लगा। अंश, ध्रुव और वीरेन थके हारे जमीन पर गिर गए, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, वे विजेता बन गए थे। योजक चिन्ह। अंतिम सभा। शाम होते होते टीचर माया ने सब बच्चों को एक मैदान में बुलाया। कई बच्चों ने अपनी ताकत दिखाई, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन असली विजेता वही हैं जिन्होंने अपनी समझदारी, एकता और धैर्य से खतरे का सामना किया। टीचर माया ने अंश, ध्रुव और वीरेन को सामने बुलाया। आज माया ने घोषणा की, इन्हीं तीनों ने सबसे कठिन चुनौती का सामना किया और बिना घबराए उसे पार किया। अंश की आंखें भर आईं। बाकी बच्चों ने भी तालियां बजाईं। मेघा और देव, जिन्होंने अंश का मजाक उड़ाया था, अब थोड़े शर्मिंदा खड़े थे। माया ने सबको समझाया, याद रखो, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हर अनुभव तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति दिल से आती है। अंश ने आज खुद पर विश्वास करना सीखा था, और यह सिर्फ एक शुरुआत थी। तो किया होगा। इस परीक्षा में आगे जानने के लिए बने रहिए रीबर्थ डेमन टू ह्यूमन के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाएं।